Jai Hind, everyone. This is the defense start. So now about this video, I will tell you that about my credentials कि मैंने CDS and FCAT कैसे क्या क्लियर किया है and basically this video is all about understanding the CDS written examination. Okay, कि CDS basically एग्जाम के तौर पर है क्या और हम उसे समझते क्या है and what to understand about it. So let's begin. तो सबसे पहले मेरे सीडीएस के जो अटेम्प्ट्स रहे हैं एफकैट के जो अटेम्प्ट्स रहे हैं 2015 से लेके 2019 तक उनके बारे में बात करेंगे देन फर्दर ऑन हम सीडीएस के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात की जाए तो मैंने सीडीएसई के एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था 2015 सेकंड अटेम्प्ट से। उस टाइम मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया था। हालांकि मैंने पहले भी एक बार एग्ज़ाम दिया था मेरे सेकंड ईयर में सो एज टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ सीडीएसई एग्ज़ाम थोड़े खराब गए थे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ये सोच लिया था कि भाई सीडीएसई तो निकालने ही निकालने हैं। तो पहली बार सेकंड ईयर में दिया, उसके बाद फिर फाइनल ईयर से कंटिन्यूसली देना स्टार्ट किया और 6 बार दिया। तो हर बार मेरा रिटन एग्जाम जो है वो क्लियर हुआ है। इनिशियली आईएमए और उसके बाद वाले अटेम्प्ट्स में ओटीए जब मैं आईएमए के लिए ओवर एज हो गया। फिर साथ ही साथ शुरू में थोड़ा सा एफकैट के बारे में नहीं सोचा था। एफकैट की मतलब देने का सीन नहीं था, लेकिन जब ग्रेजुएट हो गया तो सोचा चलो एफकैट भी दिया जाए, क्योंकि एक मेरा दोस्त था जो साथ में रिकमेंड हुआ था, उसने मुझे एडवाइस किया कि भाई डोंट लूज दिस चांसेस। फिर मैंने एफकैट भी देने स्टार्ट किए। तो ओवर एंड ऑल मैंने 7 बार एफकैट दिया है, जिसमें से एक बार मतलब कि जिस टाइम एफकैट ऑनलाइन मोड में आ गया था तो वो वाला अटेम्प्ट मेरा बहुत हो गया था। और एक बार और जब मैं देने नहीं गया था। हालांकि एफकैट कंपैरेटिवली बहुत इजी एग्जामिनेशन है, लेकिन 5 बार जो मेरा रिटन रहा है उसमें भी 5 बार मैंने इसको क्लियर किया है। एसएसबी अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो पहले 4 अटेम्प्ट जो मेरे हैं वो कॉन्फ्रेंस आउट हैं, और 12 एसएसबी बेंगलोर से, 11 इलाहाबाद से, 12 एसएस 22 भोपाल से और अगेन 22 भोपाल से। सो दीज आर माय फर्स्ट 4 अटेम्प्ट। फिर उसके बाद मेरा स्क्रीन आउट हुआ है, दैट इज फ्रॉम 5th टू 11th अटेम्प्ट। 12 एसएसबी बैंगलोर, 1 एफएसबी देहरादून, अगेन 1 एफएसबी देहरादून, 21 SSB Bhopal, 20 SSB Bhopal, 1 FSB Dehradun, and then the last one was in 4 SSB Varanasi when I just started my MBA from BITS Pilani campus. तो ये उसकी हिस्ट्री रही है। ओवरऑल काफ़ी सारी कहानियाँ इस बीच रही हैं जो मैंने अपने पॉडकास्ट में कवर की हैं, एंड आई बिलीव दैट मैं उनको वीडियोस के थ्रू भी यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी लर्निंग्स हुई। जो नहीं मिला वो था रिकमेंडेशन, बट इट्स ओके। फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ग्रेजुएशन मैंने मैकेनिकल की में किया है, इंजीनियरिंग में, आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्वालियर में 2012 से लेके 16 तक। एमबीए बिट्स पिलानी मेन कैंपस, पिलानी कैंपस से 2019 से लेके 21 तक। सो दैट वाज अ बिट ऑफ हिस्ट्री अबाउट मी। अगेन जब मैं बिट्स प्लानिंग ज्वाइन किया तो साथ ही साथ मैं बच्चों को पढ़ाना थोड़ा स्टार्ट कर दिया। एक्सपीरियंस था इस चीज़ का कि कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे नहीं कर सकते हैं। सो पढ़ाना स्टार्ट किया एंड इट वेंट वेल। ठीक, थोड़ा सा काम एसएसबी क्रैक के साथ फ्रीलांसिंग में भी किया, कंटेंट क्रिएशन में एंड अदर थिंग्स आल्सो। तो उसमें आप मेरे आर्टिकल्स एसएसबी क्रैक में जाके ब्लॉग्स वगैरह में पढ़ सकते हो। आई हैव पुट अप लाइक अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स। मेरा एसएसबी एक्सपीरियंस आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट में सुन सकते हो, उसकी लिंक में हमने स्टार्ट किया चंबल कैडेट्स। ठीक है, अराउंड 60-70 स्टूडेंट्स थे जो काफ़ी रेगुलर रहे हैं। उनके साथ में सेशंस हमने स्टार्ट किए संडे टू संडे ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सुबह 3:30-4 बजे 5 बजे तक पहुंच जाते थे। ग्वालियर में एक स्पॉट है, मेला ग्राउंड कहते हैं, वहां पर पहुंच जाते थे। फिर वहां पर जाके हम लोग अलग अलग तरह के सेशंस करते थे। हम लोग बेसिकली ग्रुप डिस्कशंस हो गए, लेक्चरेट्स हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर चीज़ें हो गई, जीटीओ के जीपी वगैरह, ऐसे हमने अराउंड बहुत सारी चीज़ें की। 14 to 15 सेशन, हर सेशन 3-3, 4-4 घंटे लंबा जाता था। तो दैट वाज माय थिंग टू गिव गिविंग बैक टू द एक्सपीरियंस कम्युनिटी। इन स्टूडेंट्स में बेसिकली इंजीनियरिंग वाले बंदे थे, एनसीसी वाले बंदे थे, एंड ऑल दोस।
So it was it was quite a good thing while it lasted. Then I got occupied in my MBA and I had to stop that. Yeah, so Instagram page, you all must be aware about it. सेम नेम से है, द डिफेंस उस्ताद नाम से है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स मिलेंगे, एसएसबी से लेके जो भी मेरी लर्निंग एसएसबी को लेकर रही है वो टिप्स आपको सब कुछ कंप्लीट यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। सीडीएस, एनडीए, एफकेट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और स्टेज 1 स्टेज 2 में जो भी टास्क है उससे रिलेटेड जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, जो भी मैंने ज्ञान इधर उधर का थोड़ा सा इकट्ठा किया है फेलियर के थ्रू ही, लेकिन वो चीज आपको यहाँ मिलेगी एंड आई बिलीव दैट दे आर क्वाइट इफेक्टिव। सो प्लीज डू रीड देम कंसिस्टेंटली एंड सेंड मी द रिव्यूज। अब पॉडकास्ट की बात करते हैं, इसके लिंक हालांकि मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो बेसिकली स्पॉटिफाई पे आपको द डिफेंस उस्ताद नाम से मिल जाएगा। So this was quite, we were featured in the local, not local, national dailies, in the cities edition. This is me and मेरा दोस्त आदित्य, he was quite supportive in this thing. तो हम लोगों ने ये चीज की थी और we were featured in the newspapers as well. तो अब बात करते हैं सीडीएस को समझने की, सीडीएस एग्जैक्टली बाकी एग्जाम से अलग कैसे है। तो इसमें कुछ पॉइंटर्स इकट्ठे किए मैंने। सबसे पहली बात ये कि सीडीएस को आप यूपीएससी की जो बाकी एग्जाम्स हैं या फिर कई और एग्जाम्स होते हैं, एसएससी वगैरह जो भी है, तो इन एग्जाम की तरह या फिर यूपीएससी के कई और एग्जाम्स हैं उनकी तरह सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह को पूरे साल की मतलब कि प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती कि आपको पूरे साल लगे रहना है। नहीं, आपको एग्जाम से पहले 50 या 100 दिन की प्रिपरेशन चाहिए होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। फ्रेशर हो रिपीटर हो 1-1.5 महीने में कर लोगे अगर पहले भी एग्जाम क्लियर किया है मैनेजमेंट के टाइम मैनेजमेंट वगैरह करके। लेकिन अगर आप रिपीटर नहीं हो, फ्रेशर हो, आपको लग रहा है चीजें नहीं पता है, देन इट मे टेक यू अराउंड 2 to 3 months। अगेन 100 डेज, एवरेज 100 डेज दिए, इतने में कोई भी नॉर्मल बंदा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब कर सकते हैं। फिर सीडीएसई में आपको सरफेस लेवल नॉलेज नहीं चाहिए, जैसे कि एसएससी हो गया, बाकी एग्जाम्स हो गए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आ गए, छोटे मोटे फैक्ट्स पूछ लिए, इस तरह का नहीं है। रटने वाली चीजें आपको नहीं है, यहाँ पर आपको चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ आपको चीजों को समझने के लिए थोड़ी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, ठीक है। एकदम स्पेशलिस्ट नहीं बनना आपको, लेकिन फिर भी एक फर्दर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जो अगर आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन है वैसे, हालांकि आजकल थोड़ा बहुत इसमें कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, स्कोरिंग बढ़ रही है, क्योंकि प्रिपरेशन के टेक्निक्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं सिनेरियो में जो, और स्टूडेंट्स भी इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अराउंड 3-4 मंथ्स की प्रिपरेशन के साथ आप बहुत अच्छे से एग्जाम को समझ के, अगर आपने समझा हुआ है तो आप उसको निकाल लोगे, ठीक है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो हाई स्कूल लेवल की आती है, क्लास 10th के लेवल की आती है, लेकिन जो जीएस है, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज है, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी के लेवल की आती है। कभी इसको क्वेश्चन पेपर उठाना, मैच करना सीएपीएफ का, इसका, और तीनों का एग्जाम जो होते हैं प्रीलिमिनरी, वो काफी हद तक सेम है और सेम लेवल की स्टडीज आपको चाहिए होती है। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश अगेन हाई स्कूल लेवल की चाहिए होती है, लेकिन इनमें आपको एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। आगे, अब सीडीएसई का लेवल कैसे चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि अलग साइकिल थी सीडीएसई की, एक एग्जाम फरवरी में होता था, दूसरा होता था अक्टूबर या नवंबर में। अक्टूबर में के लास्ट में, नवंबर की स्टार्टिंग में आपने एग्जाम दिया, आपके पास 2 या 3 महीने हैं, लाइक नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी एंड फेब में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एग्जाम हो जाता था, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में बना रहता था, लेकिन अब साइकिल चेंज हो गई है। अब क्या हो गया कि सीडीएस और एनडीए दोनों एक साथ दिए जाते हैं। तो सीडीएस का जो टाइम पीरियड है वो एनडीए के साथ में हो गया। पहला होता है अप्रैल में, उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने बाद आपको सितंबर या अक्टूबर में आपको जो है वो आपको देना पड़ेगा सीडीएसई 2। फिर अगेन 5-6 महीने का गैप आ जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, सीडीएस 1 अटेम्प्ट। तो अब आपको एक फेयर पोर्शन मिल जाता है अटेम्प्ट्स का, ठीक है। तो जो करंट साइकिल है, इसमें जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो मोर और लेस बैलेंस्ड हो चुके हैं। फिर यूपीएससी क्या है कि कॉन्स्टेंटली स्विच करता रहता है क्वेश्चंस का टाइप। ज्योग्राफी में, अगर हिस्ट्री में आप रिसेंट अटेम्प्ट्स में देखोगे तो एक अटेम्प्ट में आपको ज्योग्राफी में ऑब्जर्वेशनल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, और दूसरी टाइप में वही क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अलग तरह का कर दिया जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में भी सेम चीज है,
तो ये चीजें भी आपको धीरे धीरे देखनी पड़ेंगी कि यूपीएससी एक ट्रेंड को मेंटेन आजकल नहीं कर रहा है। पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में देख रहा हूँ वो ट्रेंड को बार बार स्विच कर रहा है। हालांकि हर क्वेश्चन पेपर में, हर सब्जेक्ट में एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक या अलग तौर पे रिपीटेटिव होते हैं। अगर आप मेरे पिछले ज्योग्राफी के और पॉलिटी के वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको रिपीटेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनके फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा। फिर थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का एप्लीकेशन भी चाहिए आजकल की क्वेश्चन सॉल्विंग में। सून आई विल बी अपलोडिंग वीडियो अबाउट द मेथोडोलॉजी एंड आप कैसे टैकल कर सकते हैं, तो आप उसमें फोकस करिएगा। फिर मेन क्वेश्चन कि एस्पिरेंट्स फेल क्यों होते हैं सीडीएसई में। मैं जब भी किसी भी इंस्टाग्राम पेज पे जाता हूँ या फिर कहीं यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर कैसे, डिफरेंट टीचर से कि सर कैसे निकालना एग्जाम, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा। या फिर जब मैं एग्जाम देके बाहर निकलता था तो कई स्टूडेंट्स बोलते थे कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था। हर बार का मतलब वही सीन मुझे सुनाई देता है कि जीके डिफिकल्टी या फिर कई बार ऑकेशनली मैथ्स भी हो जाता है। सो वो रिपीटेटिव चीज है, ठीक है। जो पढ़ के नहीं आएगा लिटरली उसके लिए डिफिकल्ट रहेगा, और जो थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आएगा इट विल बी गुड फॉर। तो सबसे पहली चीज, वी डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ आवर एनडीए अटेम्प्ट। मैंने एनडीए अटेम्प्ट में मुंह उठा के देने चला गया था सिंस आई वाज फ्रॉम आर्मी स्कूल, और स्कोरिंग वगैरह पूरी ठीक थी, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, और उस टाइम इंटरनेट वगैरह नहीं था, चीजों के बारे में नहीं पता था, तो बस सोच लिया कि हाँ यार ये तो चेला एग्जाम है, बस ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन एक या दो अटेम्प्ट दिए और वो नहीं निकला, ठीक है। आई फेल्ड एट टाइम। सो दिस वाज अ मेजर लर्निंग फॉर मी व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज। और दूसरी चीज कि एस्पिरेंट्स कभी भी अपने फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट से पहले, मतलब अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट है वो आपके थर्ड ईयर में हो जाता है, आपके 5th सेम से स्टार्ट हो जाता है। और आपकी 4 साल की डिग्री है तो अगेन फाइनल ईयर में, मतलब आपके 7th जो सेमेस्टर होता है वो आपका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट होता है कि आप एग्जाम क्लियर करने के बाद में सीडीएसई भी दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सीडीएसई दे तो सकते हैं, लेकिन आप एसएसबी देने नहीं जा पाओगे क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होगा। उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि भैया फाइनल ईयर में हो, रनिंग में है, ऐसा वैसा। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कैन वी गिव द सीडीएसई एग्जामिनेशन बिफोर दैट? यस ऑफ कोर्स यू कैन एंड यू शुड। भाई देना चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या है। आप डायरेक्ट अपने पहले एलिजिबल अटेम्प्ट में जा रहे हो और पता चले कि भाई आपने एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे, तो आप 6 महीने पीछे चले गए। 6 महीने पीछे नहीं जाना हमें, हमें 6 महीने पीछे नहीं जाना। इसीलिए अपने फर्स्ट ईयर से ही एग्जाम देना स्टार्ट करो एंड इट डजंट इम्पैक्ट योर एसएसबी। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता कि एसएसबी में वो लोग देखते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो प्लीज, भले ही आप कम प्रिपरेशन के साथ में दो, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली एग्जाम, सीडीएसई एग्जाम है क्या, किस तरह की प्रिपरेशन आपको चाहिए। तो जब आपका अटेम्प्ट आएगा, जब आप फाइनल ईयर में हो गया, प्लेसमेंट की, ऐसा नहीं है कि फौज भी टिके सिर्फ सीडीएसई निकालना, नहीं, प्लान बी भी होना चाहिए। और प्लान बी के बारे में एक पॉडकास्ट कवर किया, आर्टिकल्स कवर किए और वीडियो भी डालो। लेकिन ये बात आपको जरूरी रखनी है कि उस टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा सीडीएसई की प्रिपरेशन करने के लिए, तो पहले से ही थोड़ा सा टच में रहो, ठीक। तीसरी चीज, अभी इतने ज्यादा रिसोर्सेज आ चुके हैं जितने 2-3 साल पहले नहीं थे। भाई इतना इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट हो चुका है कि बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट आ जाता है कि भाई करना कहाँ से है। करंट अफेयर्स करने 1000 चैनल है, ठीक है, 1000 पीडीएफ हैं। ज्योग्राफी करनी है, 1000 चैनल्स हैं। तो कंफ्यूजन रहता है, डाउट्स रहते हैं। कई बार बंदे एक एक प्लेलिस्ट, दो दो प्लेलिस्ट, दो दो चैनल से, तीन तीन चैनल से कर रहे हैं। किसी को कोर्स भी लिया हुआ है, कोई पढ़ा भी रहा है और साथ में ये भी कर रहे हैं, सेल्फ भी चल रहा है। खिचड़ी पक जाती है और रिजल्ट बहुत कम आता है उसका, ठीक है। तो ये चीज नहीं करने। तो अगर आप स्टार्टिंग से ये चीज सॉर्टेड आउट करके रखोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे और आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। कितना पढ़ना वाला जो फैक्टर है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस बड़ा है सीडीएस का, कितना पढ़ना वाला बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, स्पून फीडिंग पे रिलाई करना और रेडीमेड सॉल्यूशंस देखना, एग्जाम के लिए खुद वर्क ना करना। मतलब कि एक टीचर पकड़ना है बंदों को जो उनको सब कुछ पढ़ा दे, रेडीमेड सॉल्यूशंस दे दे, रेडीमेड नोट्स दे दे, ये नोट्स हैं इनसे पढ़ो और सब काम आपका हो जाएगा। तो जब हम इन चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं ना, तो हम एग्जाम को खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और जिस एग्जाम को, जिस एंट्री के लिए आप जा रहे हो, आप ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए खुद से एक्सप्लोर करना, खुद का दिमाग होना, खुद से चीजें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनीवन, बट
जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, मेरे कितने अटेम्प्ट्स बचे हैं, या फिर कोई छोटे मोटे कि सिलेबस क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, छोटे मोटे क्वेश्चन जो वो यूपीएससी के 60 पेज के सीडीएस की नोटिफिकेशन से देख सकते हैं और वो इधर उधर भटकते हैं, तो बड़ा दुख होता है मुझे। ठीक है कि भाई बंदे जब इतना एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो फिर अब आगे क्या, मतलब एसएसबी में आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाओगे? इट इज अ फैक्ट। ठीक, फिर उसके बाद जितने भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका आप यूज नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट पुअर है, टाइम टेबल बनाया है लेकिन छोड़ दिया है, सब्जेक्ट स्किप कर दिए हैं कि भाई नहीं हिस्ट्री में 2 सब्जेक्ट्स है वो स्किप कर दिया, इकोनॉमिक्स स्किप कर दूं चल जाएगा क्या, टाइम कम है, साइंस नहीं पढ़ना क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, ऐसा वैसा, सिलेबस कंप्लीट कर लिया लेकिन उसका कोई रिवीजन नहीं हो पा रहा है टाइम के थ्रू। तो ये भी कुछ रीजंस हैं। ठीक है, फिर आती है बुक्स और वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है, कई लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो कंटेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं। भाई वीडियो कंटेंट वाला बंदा जैसे कि मैं ऑलरेडी चीजें फिल्टर आउट करके आपको बता रहे हैं। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल चीजें हैं 100 में से मैं आपको ऑलरेडी 30 या 40 बता रहा हूँ, आप उसमें से ग्रैब करोगे 10 या 15, बाकी 80-85 तो चला गया। तो जब आप खुद से करते हो तो आप सारी चीजें कवर करते हो, फिल्टर आउट करते हो, गिरते हो, पढ़ते हो, लेकिन सीखते हो। ठीक है, जैसे मैंने सीखा है, जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने सीखा है, जो जैसे जो भी टीचर सीखते हैं। ये करंट अफेयर्स पे भी लागू है, ये नोट्स पे भी लागू है, सब चीजों पर ये चीज लागू है कि भाई जो बंदा आपको प्रिपेयर करके दे रहा है वो ऑलरेडी चीजों को फिल्टर आउट कर रहा है, लेकिन जो फिल्टर आउट इन्फॉर्मेशन कर रहा है वो उसके दिमाग में भी तो जा रही है। यही फिल्टर आउट इन्फॉर्मेशन कई बार क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो सिंपली आपको सिर्फ वीडियोस पर रिलाई नहीं करना, बुक्स का यूज भी करना है। ठीक है, कई लोग सिर्फ बुक्स पे टिके रहते हैं, लेकिन आज के इन्वायरमेंट में आप सिर्फ बुक पर ही कंप्लीट रिलाई नहीं कर सकते, आपको वीडियो कंटेंट भी देखना, आपको एनिमेशंस भी देखने, आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे हैवी मटेरियल्स उठाना जिनकी जरूरत ना हो, या फिर सिलेक्टिव स्टडी, जैसे मैंने बताया कि कितना पढ़ना है वो जरूरी ना पता हो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हम उठाते हैं बेसिकली, एंड इट इज क्वाइट अ गुड बुक, लेकिन बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं, आपको सिलेबस नहीं पता, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं किया है, और साथ ही साथ में आपको पता नहीं कि एक चैप्टर में अगर 60 पेज है तो 60 पेज में से हमारे मतलब कि सिर्फ 20 या 25 पेज है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ये हमें नहीं पता। एंड दिस थिंग या तो एक्सपीरियंस से आएगी या फिर किसी एक्सपीरियंस मेंटर जैसे कि मैं, एंड आई विल बी ब्लंट अबाउट इट, के अंडर आएगी। ठीक है, मैं ही बता पाऊंगा आपको, या फिर आप एग्जाम दीजिए, एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, और फिर वो एग्जाम की लर्निंग के हिसाब से वो चीज आपको समझ में आएगी। तो 2 ही चीजें हैं ये चीजें करने की। फिर क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस नहीं करते हम, पिछले 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर 5-6 हो जाते हैं सब्जेक्ट के, वो नहीं उठाते हैं हम जो ट्रेंड है सब्जेक्ट्स के पैटर्न में, जो जो भी चेंजिंग ट्रेंड आ रहे हैं उनको नहीं पहचानते हैं। हम टॉपिक्स को नहीं देखते भाई कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स जा रहे हैं, किसका कितना वेटेज है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, क्वालिटी क्या कंटेंट की, सरफेस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि डीपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम सब चीजें इग्नोर कर देते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-4 दिन लगते हैं एनालिसिस करने में, ज्यादा ज्यादा हफ्ता मान लो, पर उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब हम ये सब चीज एनालिसिस नहीं करते हैं तो हम अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज ऐसी जगह वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टॉपिक है कि भाई उसमें से क्वेश्चंस आते हैं 10, और दूसरी तरफ और वो टाइम लेता है आपका 4 घंटा। दूसरी तरफ आपको कोई टॉपिक ऐसा कि क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं वो भी ओकेशनली, और वो टाइम लेता है 10 घंटा, और आप टाइम दे रहे हो ऐसे टॉपिक को कि भाई उस टॉपिक को जैसे 1 या 2 क्वेश्चन ओकेशनली आते हैं। सो दिस इज नॉट वाइज। ठीक है, ये आप नहीं करना चाहिए आपको, ये चीज एक्सपीरियंस से आती है अगेन, या फिर किसी क्वालिफाइड मेंटर के अंडर में आएगी, एक्सपीरियंस मेंटर के अंडर में आएगी। फिर दूसरी चीज, कई बार हम ये नहीं समझते हैं कि हम इंटायर सिलेबस क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग वेटेज टॉपिक्स को करते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रेंड बदलता रहता है। कई बार आपके स्ट्रॉन्ग वेटेज टॉपिक्स है, कई बार वो प्रेजेंस शो नहीं करते, तो कंटिजेंसी के तहत में हमें कई बार पूरा सिलेबस थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए, एक रीडिंग, एक बार क्वेश्चन सॉल्विंग उसकी हमारे पास होनी ही चाहिए, गिवन दैट यू आर हैविंग 3 to 4 months। ये 30 दिन 40 दिन वालों के लिए नहीं है। फिर आते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की हेल्प लेते हैं, वीक टॉपिक्स की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, सो दैट कई बार क्वेश्चंस इतने इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं वीक टॉपिक से भी कि हमें लगता है कि काश हमने ये कर लिया होता, क्योंकि वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ उनको एक रिवीजन की जरूरत होती है।
और रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 टू द पावर -25 है कि 10 टू द पावर 25 होगा, माइनस का फर्क ही आपको पूरे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग या फिर प्लस मार्किंग आपकी बता सकता है। फिर मैथमेटिक्स का जैसे मैंने कभी वीडियो अपलोड किया ब्लॉक वाइज, कई लोग होते हैं जो मैथ्स में जैसे कमजोर होते हैं, जैसे कि मैं भी था, मेरे 12th क्लास में 48 मार्क्स आए थे, तो इनिशियली दिक्कत हुई कि भाई मैथ्स कैसे किया जाए। फिर ब्लॉक वाइज का एनालिसिस किया मैंने, तो कुछ चैप्टर्स के हिसाब से ब्लॉक फॉर्म किए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, उसमें सिमिलर चैप्टर्स हैं। इनमें से अगर आप 5 या 6 ब्लॉक्स कर लेते हो तो आपके 60 प्लस मार्क्स आराम से आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसी के थ्रू आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। ठीक है। फिर सिर्फ अपने टीचर या मेंटर पे डिपेंडेंट रहना, खुद की कोई इंडिविजुअल मेथोडोलॉजी ना होना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होना, अपनी स्ट्रेंथ है वीकनेस की। जैसे कि मैं हूं या कोई भी टीचर है, उसके नीचे 50, 60, 100, 150 बच्चे हैं, या वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, तो अपनी एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ा रहा है। मैं सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो एमपी बोर्ड वाले या किसी स्टेट बोर्ड वाले बंदे पे लगे, नहीं, वो हिंदी मीडियम का है। ठीक है। या फिर उसकी कुछ और स्ट्रेटेजी रही हो, उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स अलग हो, मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड इंग्लिश है, उसका नहीं है, उसका इंग्लिश का ग्रामर पार्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें टीचर से बच्चों को डिफरेंट बनाती हैं। तो बच्चों को खुद की मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हो सकता है कि बंदा सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहे, वो उसको ज्यादा सूट करता हो। ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमारे लिए क्या मेथोडोलॉजी वर्क कर रही है। वो चीजें हमें खुद से क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि कल को जब आप एसएसबी में जाओगे, जब आप कमांड टास्क में खड़े रहोगे, या फिर पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी किसी में भी खड़े रहोगे, आपको सामने ब्रिजेस बनाने हैं, प्लैंक्स प्लेस करने हैं, कुछ और करना है, वहां पर आपको दिमाग को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप भले ही किसी की स्पून फीडिंग ले लो, यहाँ पर भले ही आप किसी के सुन लो, समझ लो, उसको रट लो, लेकिन जब वहां पर आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा तो वहां पर आप नहीं दिखा पाओगे। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट दिस थिंग फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से स्टार्ट करो, बढ़िया रहेगा। ठीक। सब्जेक्ट्स को एनालाइज नहीं करते हम कि किस ऑर्डर में उनको पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, ये चीज डिटरमाइन करनी है। फिर स्ट्रक्चर टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। कॉमर्स वाले बोलते हैं हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, साइंस वाले बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, दैट्स द डिफरेंस। ठीक। फिर एनडीए में स्पेसिफाइड क्वेश्चंस रहते हैं, सीडीएस में इतने स्पेसिफाइड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। जैसे मैंने बताया, ट्रेंड्स बदलता रहते हैं। तो दीज आर सम क्वाइट फैक्टर्स जिसकी वजह से एस्पिरेंट सीडीएस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं। फिर आते हैं कि हम क्या मिस्टेक्स करते हैं प्रिपरेशन करते हुए। तो सबसे पहली बात, शुरू में डिसिप्लिन रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन कई बार इनिशियली जोश उतर जाता है, सिलेबस इकट्ठा होने लगता है, फिर हम देख के पैनिक करते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता है, 30 दिन होते हैं हमारे पास में, सिलेबस बहुत सारा होता है और हम नहीं कर पाते हैं, एंड अगेन रिवीजन नहीं हो पाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और फिर एग्जाम फकअप हो जाता है। फिर दूसरी चीज, एक वेग या फिर फैंसी आइडिया होना फोर्सेस को ज्वाइन करने को लेके, जो आजकल के इंस्टाग्राम पेजेस पे और बाकी जगह पर बहुत ज्यादा एकदम से फ्लॉन्ट किया जा रहा है कि भाई दिस एंड दैट। लेकिन जब आप लंबा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जो 1 साल लंबा प्रोसेस है, जो मल्टीपल स्टेजेस ऑफ फेलियर्स हैं, कि भाई हो सकता है कि आपने पहले फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम देने गए, आपका अप्रैल में एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन देने के बाद में 3-4 महीने, 1 या 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर आप बाद एसएसबी देने जाते हो सकता है कि आप स्क्रीन आउट हो जाओ, फिर आपसे आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओ, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप रिकमेंड हो जाओ, लेकिन मेडिकल में आपको टीआर या पीआर मिल जाए। पीआर मिल जाता तो खेल खत्म, लेकिन अगर टीआर मिल रहा है तो हो सकता है टीआर इस तरह का हो कि वो आपका 42 डेज में नहीं हो रहा है, फिर से बैक टू स्टेज 0। हो सकता है कि आप मेरिट आउट हो जाओ, हालांकि बॉयज के केस में ऐसा कम ही होता है, आईएमए, आईएनए वगैरह में, लेकिन ओटीएम के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो मल्टीपल स्टेजेस ऑफ फेलियर्स हैं जो आपको 1 साल पीछे भेज सकते हैं, 1 साल से ज्यादा भेज सकते हैं। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है। वो फेलियर को झेलने की आदत होनी चाहिए कि आप एक बार नहीं 11 बार एसएस पे चले जाओ, तब भी आप अपना सीना तान के खड़े हो कि भाई हाँ, मुझे फोर्सेस ज्वाइन करनी है, और मैं चाहे कितने अटेम्प्ट हूं, मैं जाऊंगा। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, मेरे ख्याल से होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कर्नल आशुतोष त्रिपाठी के बारे में आप लोगों को पता, वो 12th या 13th बार में गए थे। ठीक है। तो
यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। फिर आते हैं कि हाँ, सब्जेक्ट मिस्टेक्स बात है। फिर अगेन वही चीज की स्पून फीडिंग करना, यार इनिशिएटिव खुद से ना लेना, ये सब चीजें। सो these are the things, uh, about SSB, that you people should be aware about the CDX examination and this. So I will wait about for your comments and views in the comment section, and it will be great that if you people will, share these videos and articles in your circle. And मैं लक्ष्य देख रहा था वैसे, आई वॉज वॉचिंग लक्ष्य ओनली। सो ये कांस्टेंट वाली चीज है कि ये चीज बार बार आती रहती है। इट गिव्स कॉन्स्टेंटली गूज बम्प्स। ओके गाइस, जय हिंद।